नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जब कोई शहंशाह बर्बाद हो रहा होता है, तबाह हो रहा होता है, तो उसकी बर्बादी और तबाही में तेजी तब आती है जब उसको ये गुमान हो जाता है कि बर्बादी और तबाही हो ही नहीं रही है, अभी भी हम शहंशाह हैं। ट्रंप के साथ यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप का एक वीडियो आया जिसमें उसने कहा कि हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार हैं, जरूरत से भी ज्यादा। एआई का वीडियो जारी कर दिया जिसमें खार्क के ऊपर अटैक का मामला है और बाकी सब, यानी दुनिया को यह बताने की कोशिश कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। 2 दिन से जंग रुकी हुई है और जब जंग रुकी तो अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने बताया कि जंग इसलिए रुकी है क्योंकि हथियार खत्म हो रहे हैं अमेरिका के। हमने भी ये रिपोर्ट किया था, उसके बाद ही ट्रंप का ये बयान आया है। अब ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर दिखाते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो ये खबर है वो बता रही है, इस खबर के आखिर में जो जुमला है उसको गौर से पढ़िए। कहता है ड्विंडलिंग एयर डिफेंस स्टॉक्स, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम जो था, एयर डिफेंस में जो मिसाइलें लगती थी वो ड्विंडलिंग है, लगातार खत्म हो रही हैं, वो बिल्कुल जीरो हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं, जिसकी वजह से ये जंग रोकी गई है। आपको पिछली बार भी याद होगा कि ये रिपोर्ट्स आई थी और सेंटकॉम का बाकायदा लोगों ने कोट किया था कि अमेरिका के पास एयर डिफेंस जो मैकेनिज्म है वो खत्म हो रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम उसका तबाह हो रहा है और नई मिसाइलें इतनी तेजी के साथ नहीं बन पाती हैं। साल में जितनी मिसाइलें बनती हैं उससे ज्यादा 2-4 दिन के अंदर ईरान ने खत्म कर दी थी पिछली जंग में। और हुआ ये कि जब इन्होंने जंग रोकी तो यही सोच के रोकी थी कि ये जो टाइम मिल रहा है, इस टाइम में हम नई मिसाइलें बना लेंगे और फिर से ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। इन्होंने नई मिसाइलें बना ली, लेकिन इस जंग में भी ईरान ने इनकी एयर डिफेंस मिसाइलें बुरी तरह से तबाह की। और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल भी कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी कह रहा है, बाकी अखबार भी ये कह रहे हैं कि बुरी तरह से इनका नुकसान हुआ है, इनके हथियार खत्म हुए हैं, जिसकी वजह से 2 दिन से जंग रुकी हुई है। एक्सियास, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अमेरिका और इजराइल का एक तरह से प्रॉक्सी है, एक्सियास ने एक रिपोर्ट दी जिसमें उसने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो सेंटकॉम के चीफ है एडमिरल ब्रैड कूपर, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यह सलाह दी थी कि यह जंग रोक देनी चाहिए। हालांकि इसकी वजह यह बताई गई कि उन्होंने कहा कि इस बमबारी से जितना फायदा होना था वो हो चुका है। इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि इस बमबारी से कोई फायदा नहीं हुआ है। लेकिन जब आर्मी का हेड कहे कि हमला रोक दो तो उसके पीछे एक वजह हमेशा यह होती है कि उसकी आर्मी और हमला करने और हमला झेलने की कंडीशन में नहीं है। इस बयान में यह कहा गया है कि जिन जगहों पर निशाना बनाना था वो बनाया जा चुका है, ईरान के हवाई हमले कमजोर हो गए हैं, फला ढिमका ये वो। अब ये वो बात है, एक्सियास हमेशा वो बात कहता है जो ट्रंप कहलवाना चाहता है। तो ये वो बात है जो ट्रंप दुनिया को बताना चाहता है कि लड़ाई इसलिए रोकी गई है क्योंकि ईरान कमजोर हो गया है। लेकिन जिसको ये गुमान हो कि वो ईरान को खत्म कर देगा, जो बार बार कह रहा हो कि ईरान को खत्म कर देंगे, अगर ईरान कमजोर हुआ है तो उसको जंग रोकनी नहीं थी, जंग को और तेज कर देना था ताकि ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सके, ताकि ईरानी रजीम को बदला जा सके और सबसे बड़ी बात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला जा सके। अगर ईरान इतना कमजोर हो गया है जितना एक्सियास बता रहा है ब्रैड कूपर के हवाले से, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल गया होता। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आराम से जहाज आ जा रहे होते। लेकिन आज की हकीकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल बना हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान कमजोर नहीं हुआ है और इसका सीधा सा मतलब है कि जंग रोकने की असली वजह यह है कि अमेरिका के असलहे खत्म हो रहे हैं, अमेरिका के सैनिक मारे जा रहे हैं और अमेरिका इस लड़ाई को और लंबा खींचने की कंडीशन में नहीं है। एक और मजेदार खबर यह है, बड़ी खबर है कि नेतन्याहू जा रहा है अमेरिका और अमेरिका जाने से पहले उसने अपने मिनिस्टर्स की एक मीटिंग की और उस मीटिंग में कहा कि अमेरिका चाहता है कि इजराइल की आर्मी गजा, लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों से पीछे हट जाए। आज ही यूनाइटेड नेशन के चीफ का यह बयान भी आया है कि गोलानी हाइट्स के आसपास के जो इलाके हैं वो पूरी तरह से सीरिया के हैं, उसमें इजराइल का होना इल्लीगल है। अब इस बात का मानी क्या है, इसको आप समझिए। दरअसल ईरान जो समझौता करना चाहता था या ईरान ने जो समझौता किया था उसमें लेबनान को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन साथ में यह कहा था सभी फ्रंट्स पे लड़ाई रोकी जाए।
सभी फ्रंट्स पे लड़ाई रोके जाने का मतलब यह था कि लेबनान से आर्मी को पीछे हटाया जाए, गजा से इजरायली आर्मी को पीछे हटाया जाए, और उसमें अपने आप जुड़ जाता है कि सीरिया में भी जो इजरायली आर्मी आगे बढ़ी हुई है उसको पीछे हटाया जाए। अब अमेरिका किसी भी तरह से यह जंग खत्म करना चाहता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। 2 दिन से लड़ाई रुकी हुई है और यह खबर आ रही है कि पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका जानता है कि अब बातचीत तभी होगी जब ईरान की यह शर्त मानी जाएगी कि लेबनान, गजा और दूसरे इलाकों से इजराइल की आर्मी पीछे आए। तो यह बहुत मुमकिन है कि उसने कहा हो नेतन्याहू से कि भाई फिलहाल ये आर्मी पीछे हटा लो। अब यह आर्मी पीछे हटाने का मतलब यह है कि नेतन्याहू की इजराइल में जबरदस्त बेइज्जती होगी। चुनाव होने हैं वहां पे इस साल के आखिर तक, और वहां जो विपक्ष है वो ये शोर मचाएगा कि ये बंदा हर जगह लड़ने गया था, हर जगह जीत की बातें कर रहा था, लेकिन हार के लौट आया। अब नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है तो आमने सामने भी ट्रंप कहेगा, इसलिए पहले से माहौल बनाया जा रहा है कि आर्मी पीछे नहीं हटाई जाएगी। आर्मी अगर पीछे नहीं हटाई जाएगी तो जंग नहीं रुकेगी। आर्मी अगर पीछे नहीं हटाई जाएगी तो ये जंग और बड़ी होगी। भले कुछ दिन के लिए रुकी है, लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर शुरू हो जाएगी। और ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है लेबनान को अपना सपोर्ट, जब ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुस्तफा खामनेई ने हिजबुल्लाह को एक लेटर लिखा, और ये लेटर लिखा गया था हिजबुल्लाह के एक लेटर के जवाब में। सैयद कासिम जो उनके हैं, उन्होंने जो लेटर लिखा था कि हम आपके साथ हैं, उसके जवाब में ये लेटर लिखा है और ये कहा है कि ईरान रेजिस्टेंस के समर्थन में, रेजिस्टेंस माने समझ लीजिए लेबनान भी है, हूथी भी है, हिजबुल्लाह भी है, हूथी भी है, हमास भी है, सारे उनके जितने साथ के हैं सबके साथ है। और लेबनान को सेफ करना, लेबनान की सॉवरेनिटी को सेफ करना, उसकी हिफाजत करना ईरान के कामों में से है। यानी बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह जो लड़ाई चल रहा है, बिना किसी शर्त के ईरान उनके साथ है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है जो उन्होंने बहुत साफ साफ लिख दिया है कि जब तक 2 शर्तें उनकी पूरी नहीं होती, पहली तो यह कि लेबनान की जो सॉवरेनिटी है उसकी पूरी हिफाजत किया जाए, और दूसरा इजराइल के सारे जो हमले हैं उनको बिना किसी शर्त के तुरंत खत्म किया जाए, इजरायली आर्मी अपने मुल्क में जाए। पहले मुद्दे का मतलब यह हुआ कि इजरायली आर्मी पूरी तरह से लेबनान को खाली करे, और दूसरे का मतलब हुआ कि जो भी अटैक लेबनान पर हो रहे हैं वो पूरी तरह से बंद हों। बिल्कुल क्लियर किया है खामनेई साहब ने कि जब तक ये 2 शर्तें नहीं मानी जाएंगी तब तक ईरान अमेरिका से कोई समझौता नहीं करेगा। यानी आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि यह लड़ाई किसी भी पॉइंट पे शुरू हो सकती है अगर ट्रंप नेतन्याहू को इस बात के लिए नहीं मना पाएगा कि वो लेबनान से अपनी आर्मी पीछे ले जाए और लेबनान में अटैक्स को पूरी तरह से बंद करे। अभी ये सब तो चल ही रहा है। यूक्रेन के साथ ऐसा लगता है कि एक नया मोर्चा न खुल जाए। आपको मैंने बताया था कि कैस्पियन सी के अंदर एक ईरानी जहाज पर यूक्रेन ने अटैक किया था, और इस अटैक से ईरान काफी नाराज है। अब अराक्ची का एक बयान आया है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास अराक्ची, उनका एक बयान आया है। उनका कहना है कि कैस्पियन सी में ईरान के एक जहाज पर जो यूक्रेन ने हमला किया है उसका जवाब दिए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। एक्स पर लिखा, ट्विटर पर अराक्ची ने लिखा कि यूक्रेन का राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इजराइल के कहने पर यह हमला किया है और यह यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन है। इस सब का मकसद यह था कि यूरोप को भी इस लड़ाई में खींचा जाए। दरअसल मामला क्या है, यूक्रेन रशिया से लंबे वक्त से लड़ रहा है, लेकिन अगर यूरोप की सहायता नहीं मिलती, यूरोप की मदद नहीं मिलती, तो यूक्रेन नहीं लड़ पाता रशिया से। यानी आप ये समझिए कि रशिया के साथ यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है उसमें यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के मुल्क भी शामिल हैं। अब यूक्रेन ने अटैक किया है ईरान के जहाज पर। मान लीजिए पलटकर ईरान अटैक करता है यूक्रेन पर, तो इसका मानी क्या होगा कि ईरान रशिया और यूक्रेन के वार में शामिल हो गया। हालांकि वो शामिल नहीं हो रहा है, वो अपने जहाज पर हमले का बदला ले रहा है, लेकिन उसके जहाज पर हमला ही इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन और यूरोप ने रशिया जाने वाले सारे जहाजों को सैंक्शन किया हुआ है। तो ना चाहते हुए भी ईरान को अगर यूक्रेन पर अटैक करना हुआ, इसका मतलब यह है कि यूरोप इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा, ईरान भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर यूक्रेन में नया मोर्चा खुलता है तो एक छोटे लेवल की आलमी जंग, या जिसको आप वर्ल्ड वार कहते हैं, वो शुरू होने जैसा हो जाएगा।
अगर अराक्ची कह रहे हैं कि इजराइल के कहने पर यूक्रेन ने यह अटैक किया था, तो ये बिना बेस की बात नहीं है। इसके पीछे बहुत साफ है कि इजराइल लंबे वक्त से चाहता है कि यह लड़ाई और बड़ी हो। अराक्ची ने बात की है जो ईयू के फॉरेन पॉलिसी चीफ है काया कैलास और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावरोव, और ईरान ने बिल्कुल साफ किया है कि इस अटैक का बदला लिया जाएगा। साथ में तेहरान में जो यूक्रेन के राजदूत हैं उनको बुलाया गया है, तलब किया गया है और एक लेटर भी सौंपा गया है जिसमें इस हमले को दुश्मनाना बताया गया है और इसको एक क्राइम बताया गया है। ईरान का कहना है कि शनिवार की सुबह करीब 3 बजे ये हमला हुआ, जिसमें एक जो उसमें बंदा था, नाविक था, उसकी मौत हो गई और 3 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। अब यूक्रेन का जो पूरा का पूरा ये तमाशा था, ये किसी की भी समझ से बाहर था। क्या यूक्रेन चाहता है ईरान भी उसके ऊपर अटैक कर दे? क्या यूक्रेन को ये लगता है कि अगर ईरान अटैक कर देगा तो यूरोप के मुल्क जो हैं वो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे? अगर उसको ऐसा लगता है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यूरोप के मुल्क, मेरा जो कैलकुलेशन है वो ये है कि इस टाइम पे किसी भी हालत में ईरान के साथ किसी जंग में नहीं उलझेंगे। वो तो सारे के सारे लगे हुए हैं कि ईरान के साथ अंदर अंदर समझौता हो जाए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। देखिए 2 दिन तक केवल जंग रुकी है अभी, और 2 दिन तक जंग रुकने का नतीजा ये हुआ है कि इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो प्राइस गिरना शुरू हो गई। अब अगर ये जंग रुकती है तब तो प्राइस गिरेगी, लेकिन इसके उलट अगर फर्ज कीजिए कि जंग बढ़ जाती है, इधर से अमेरिका भी अटैक करता है और यूरोप इसमें शामिल हो जाता है, जिसकी फिलहाल मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तब तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो सीधे सीधे 300-400 पहुंच जाए तो भी किसी को कोई अचरज नहीं होना चाहिए। कैस्पियन सी एक ऐसा है जहां जो व्यापार होता है उस पर अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ है। अगर कैस्पियन सी शामिल होता है इस जंग का, अगर एक मरहला बनता है कैस्पियन सी, तो आप समझिए कि इधर रशिया और उधर यूरोप दोनों इस जंग में शामिल होते हैं और आप समझिए कि दुनिया की तबाही बिल्कुल तय है। इसलिए मुझे लगता है कि ईरान भी शायद यूक्रेन के ऊपर उतना बड़ा हमला ना करे, छोटा मोटा हमला कर सकता है ये बताने के लिए कि बात अगर आगे बढ़ी तो हम हमला बढ़ाएंगे, लेकिन अगर बड़ा हमला होता है तो यूक्रेन की मुश्किलात और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। दरअसल अब यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है उसकी हालत खराब है, रशिया को झेल पा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि यूरोप और अमेरिका उसकी मदद कर रहे हैं। अमेरिका के हथियार मिडिल ईस्ट में खत्म हो रहे हैं तो वो यूक्रेन को क्या मदद भेजेगा, और अगर अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की मदद करना बंद कर दें तो शायद 48 घंटे लगेंगे और रशिया यूक्रेन को पूरा कब्जा कर लेगा। ये फिलहाल पसे मंजर है जो कैस्पियन सी है उसके आसपास, जहां मुझे लगता है कि इजराइल से मदद पाने की लालच में जेलेंस्की ने यह सब किया है। जेलेंस्की का एक और कारनामा है जिससे ईरान कोई बहुत खुश नहीं होगा। जिस समय जंग चल रही थी, जेलेंस्की ने यूएई, सऊदी अरबिया और कुछ और मुल्कों का दौरा किया था, इनके लोगों ने दौरा किया था और उस समय उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बात की थी। अब उनकी सिक्योरिटी कितनी काम आई वो इस बार के हमलों में आपको समझ में आ जा रहा है बहुत कायदे से। जो खुद हथियार भीख में मांग रहा हो वो दूसरों को हथियार क्या देगा, दूसरों को सिक्योरिटी क्या देगा। जो खुद लगातार पिट रहा हो वो दूसरों को हिफाजत क्या देगा, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन जेलेंस्की शायद ये बात समझ नहीं पा रहा है और अपनी तबाही को और करीब लाने के लिए ईरान को इस जंग में खींचने की कोशिश कर रहा है। जो हालत है उसको एक और बयान से समझा दूं आपको तो शायद बेहतर समझ में आए। थॉमस मैसी का नाम आपने सुना होगा, ये अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेनेटर हैं, आप कह सकते हैं एमपी जैसे हैं। उन्होंने एक बयान दिया है जो हर जगह आ रहा है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ जंग की वजह से अमेरिका काफी कमजोर हुआ है। उनका कहना है कि यह सब इजराइल के लिए किया गया था, जबकि इसकी कीमत जो है वो अमेरिका को चुकानी पड़ रही है। मैसी आगे कहते हैं कि इस जंग में अमेरिका ने अपनी एयर डिफेंस का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया और साथ में अमेरिका का जो ऑयल रिजर्व था वो भी काफी कम हो गया, जिससे आम लोगों के लिए महंगाई बढ़ गई, अमेरिका का कर्ज और बढ़ गया और देश के अंदर जो समस्याएं हैं, जो मुश्किलात हैं, उन पर ध्यान देना मुश्किल हो गया। आप जानते हैं अमेरिका में घर हो या बाकी सारी चीजें हो, उनकी प्रॉब्लम्स काफी बड़ी हैं और ट्रंप यही वादा करके आए थे कि महंगाई कम करेंगे और बाकी सारी चीजें, लेकिन इस जंग में फंसकर वो वादे तो क्या पूरा करते, वो वादे उल्टा पड़ गए हैं। महंगाई और बढ़ रही है और वहां तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं।
मैंने आपको कल बताया था कि 100 दिन बचे हैं मिड टर्म इलेक्शन में। आज तो 99 दिन बच गए, 99 दिन बच गए। और मिड टर्म इलेक्शंस में अगर इनकी बुरी हार होती है तो गद्दी भी मुश्किल में पड़ जाएगी। इनकी जो पूरी प्लानिंग थी कि ईरान को डरा धमका के अपनी शर्तें मनवाना, वो प्लानिंग तो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ईरान किसी भी हालत में शर्तें मानने को तैयार नहीं है। रहा सवाल मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का, तो कुवैत से खबर आई थी। जो मेरे कुवैत के दर्शक हैं वो कमेंट में मुझे बता देंगे यह खबर कितनी सही है कितनी गलत। लेकिन यहां इंकलाब और बाकी सब अखबारों में यह खबर छपी है कि कुवैत के अंदर पानी की कमी हो गई है। जो बोतल बंद पानी है उसकी खरीद पर राशन लगाया गया है कि इतना ही आप खरीद सकते हैं, और इस तरह की कई सारी और चीजें। तो जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके लिए भी ये जंग जितनी लंबी चलेगी उतना मुश्किल होगा। ऑयल प्रोडक्शन होगा नहीं, ऑयल बिक नहीं पाएगा, गैस बिक नहीं पाएगी, बाहर से खाने पीने का सामान आएगा नहीं, वाटर के जो सैलिनेशन प्लांट्स हैं उनका नुकसान पहुंचेगा, तो पानी की सफाई नहीं हो पाएगी, तो पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। हजार तरह की दिक्कतें हैं जो झेलनी पड़ेंगी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अगर ये जंग लंबी चलेगी। इसलिए यह भी हो सकता है कि अमेरिका के ऊपर मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने भी, जो ये कुवैत वगैरह हैं, इन्होंने भी प्रेशर बनाया हो कि भाई बहुत हो गया, इस जंग को बर्दाश्त कर पाना अब हमारे लिए मुश्किल नहीं है। साथ में उनके लोगों ने कहा हो कि हमारा एयर डिफेंस बुरी तरह से खत्म हो रहा है, लड़ाई कितनी भी लंबी खींचे कोई फायदा नहीं होना है। और पॉलिटिकल लोगों ने शायद उसको समझाया हो कि ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी, परेशानियां बढ़ेंगी, तो इलेक्शन जीतना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जो भी हो, फिलहाल लड़ाई रुकी हुई है, कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत की तमाम खबरें आ रही हैं जो अभी कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म खबरें आएंगी, कोई और बात होगी तो मैं लगातार अपडेट करूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं और आपको हमारी बातें, हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।